नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो महिलाओं पर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष का भी और सत्ताधारी पक्ष एनडीए का भी। और कुछ तथ्य इसलिए हम लेकर आए हैं आज जो बिहार के चुनाव से संबंधित है। कुछ नई अपडेट भी पहले अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इन नई अपडेट्स के लेकर और साथ ही साथ जो नए वायदे हुए हैं, जो एक नई कड़ी जुड़ गई है चुनाव को लेकर, वो कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। और ये कहते नजर आए हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनके साथ कांग्रेस की युवा इकाई के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी नजर आए, कृष्णा अलावरू, जो कि लगातार बिहार चुनाव को जो है वहां पर उनकी लगातार उपस्थिति देखी जाती रही है। तो आइए जल्दी जल्दी से कुछ आज के जो फैक्ट्स हैं वो अपने दर्शकों के सामने रखें। ये एक बात जुड़ चुकी है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शुरू करने जा रहे हैं चुनावी अभियान। हालांकि राहुल गांधी की ओर से लगातार एक खामोशी बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रयास नजर आए। बुधवार को जब लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, किस रणनीति के तहत कांग्रेस की तरफ से उन्हें लालू यादव के पास भेजा गया है। विपक्षी गठबंधन की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है कि 23 अक्टूबर को होने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कई सारे सवालों का उत्तर दे देगा। ये कयास लगने शुरू हो गए हैं। मोहनिया से इस बीच आरजेडी की उम्मीदवार जो है श्वेता सुमन, उनका नामांकन रद्द हो गया है। चुनाव आयोग से उनकी शिकायत है कि बीजेपी के भी कैंडिडेट ने इसी तरह का जाति प्रमाण पत्र जो है संलग्न किया था, लेकिन उनका मंजूर कर लिया गया, जबकि आरजेडी की उम्मीदवार का रिजेक्ट कर दिया गया और नामांकन उनका रद्द हो गया है। तेजस्वी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुधवार को, वो जीविका दीदियों को केंद्रित करके उन्होंने कहा कि जो पहले दीदी थी, जीविका दीदियां, उनको 10,000 मिलता है, अब उन्हें प्रतिमाह 30,000 रुपये जो है प्रतिमाह वेतन इनका बढ़ाकर किया जाएगा अगर प्रदेश में महागठबंधन की सरकार आती है। हालांकि जुबान फिसल जाती है, वो कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार आती है, लेकिन फिर वो खुद को दुरुस्त भी करते, कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आती है। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और पलटवार करते हैं बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कहते हैं कि शायद वो उनकी जो शिक्षा है वो सही नहीं है कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। और जहां तक महिलाओं की बात है तो वो नीतीश के कई सारी योजनाओं का उदाहरण देते हैं, प्रधानमंत्री की कई सारी योजनाओं का उदाहरण देते हैं कि बीजेपी और नीतीश सरकार लगातार महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती आ रही है, जबकि आरजेडी का इस तरह का कोई इतिहास नहीं नजर आता है, कांग्रेस का कोई इतिहास नजर नहीं आता है। हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं आज के पैनलिस्ट, आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं धनंजय जी, शुरुआत में आपसे ही करती हूँ। बिहार को बहुत करीब से देख रहे हैं, खास करके इन चुनाव में लगातार आपकी जो उपस्थिति है बिहार और बिहार से संबंधित जितने रणनीतिकार हैं उनसे बनी हुई है। धनंजय जी, जो एक बात महागठबंधन में तनाव को लेकर सामने आ रही थी, अगले दिन या फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद, क्योंकि आरजेडी ने शायद बहुत समय तक इंतजार किया कि शायद सीटों के शेयरिंग को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट हो सके, लेकिन नामांकन की तारीख खत्म होने से पहले उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की। 143, कांग्रेस 61 और वाम दलों को, और वीआईपी ने खुद जो है 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार खैर उतार दिए। तो ये जो स्थिति है, अब उसके बाद इस समय ये स्थिति दिख रही है कि प्रेस वार्ता होगी 23 अक्टूबर को, जो है तमाम सवालों का उत्तर देते नजर आएंगे महागठबंधन के लीडर्स। ये तनाव क्या महागठबंधन के मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है कमजोर बना रहा है? नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी जी। देखिए, अब ये तो पॉलिटिकल रणनीतिकार जो हैं वो कैसे रणनीति बनाते हैं। कई दफा जो लगता है हमको, पत्रकारों को लगता है कि ये गड़बड़ है, लेकिन वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है। जैसे ये खूब मीडिया में चल रहा है कि महागठबंधन के भीतर बड़ा संघर्ष है, 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है, 12 सीटों पर आमने सामने में खुद लड़ रहे हैं जी। अब देखिए, जो चुनाव होते हैं उसमें कास्ट का खेल बहुत बड़ा खेल है, वो भी एक खेल है। और जिसको फ्रेंडली फाइट कहते हैं, कई उम्मीदवार जो है निर्दलीय खड़ा करवा देते हैं उसी जात का। समझिए, मैं ब्राह्मण हूं या मैं बनिया हूं, या दूसरा हमारा कैंडिडेट जो है वो किसी और जात का है,
मुझे लग रहा है कि हमारे उसकी जात के वोट बंटवा देते हैं तो हमें 2-3 निर्दलीय खड़ा करवा देते हैं उसी की जात का, ताकि वोट बढ़ जाए और मैं उसका फायदा उठा लूं। तो ये भी है। एक तो देखिए टकराव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता महागठबंधन में, और टकराव कोई बुरी बात नहीं है। जब 5-7 लोग हैं तो आप अगर गिरह देते हैं तो उसको टाइट करते हैं, खींचते हैं, तब गिरह टाइट होती है। ऐसे बांध के हल्का सा छोड़ देंगे तो वो मजबूत गिरह नहीं बनेगी। तो जब गठबंधन नाम है, गांठ बांधना ही है, तो टाइट बांधोगे ना, गांठ ढीला बांधोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पता चला बीच में खुल गया, लड़की उधर चली गई, लड़का उधर चला गया। तो गठबंधन का मतलब होता है टाइट बांधना, कि कितना भी खींचो तो आप इधर उधर नहीं जा सकते। तो मैं उसको उस तरीके से देखूं तो अच्छा मान रहा हूं। अब कल वो जो है कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो सारा भ्रम है, सारी गलतफहमियां हैं, उसको ठीक करेंगे। लेकिन ये जो भ्रम और गलतफहमियां, 2 शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बुरा है। ये क्यों? ये सब आपने टुकड़ों टुकड़ों में, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और आपने अपनी लिस्ट जारी कर दी, उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी। पता ही नहीं चल रहा किस पार्टी की कितनी लिस्ट है। जैसे आपने कहा 143 है, अब 143 है कि 142 है कि 144 है, ये आरजेडी के लोगों को भी पता नहीं है। क्योंकि उन्होंने सिंबल तो दे दिए, लेकिन पता चला कि उनका अलायंस हो गया है और वहां समझौता हो गया है। कैंडिडेट को कहा, जिससे समझिए एक गौड़ा बौरम जो है, ये है सीट है जहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी खड़े हुए, वहां उनका अलायंस हो गया है। अब जिसको टिकट दिया आरजेडी ने, अफजल भाई को, अफजल भाई कह रहे हैं कि मैं नहीं वापस लूंगा नाम उन्होंने वापस नहीं लिया है। तो अब क्या करिएगा, पता ही नहीं है क्या जाएंगे तेजस्वी वहां उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए। सिंबल मिल गया तो लालटेन छाप तो जलता रहेगा। जी अब तो हटा नहीं सकते उसको आप, क्योंकि चुनाव आयोग ने रजिस्टर कर दिया उसको। तो ये स्थिति है, तो ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब है तो चलिए, 23 तारीख को कल जो है नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। अब अशोक गहलोत को उन्होंने बनाया है, और कांग्रेस ने दिलचस्पी ली है, कांग्रेस ने दखल दिया है, और अब जो है वो लग रहा है समझौता, या जो जिसको सही मायने में कहिए, एक सही लिस्ट जारी हो जाएगी, ताकि आम आदमी को, प्रेस को, हम सबको पता चल जाए कि कितने सीटों पे कौन कहां लड़ रहा है। ये पता नहीं, क्लियरिटी जरूरी थी जो नहीं थी। फिर आपने कहा, एक बात कही कि वो मोहनिया सीट पे जो कैंडिडेट थी जो रो रही है, अब वो यूपी के रहने वाली है, बता रहे हैं कि आप 20 साल, लेकिन वो कह रही है मैं 20 साल से बिहार में हूँ। तो 20 साल से बिहार में है तो जाति प्रमाण पत्र, आप अब ये क्लियर नहीं है कि वो बिहार में आकर शिफ्ट कर गई हैं या बिहार के किसी व्यक्ति से शादी करके आई हैं, ये सब पता नहीं। बिहार के किसी व्यक्ति से आपने शादी की है तो आपका दूसरा कहानी बनेगी, बिहार में आकर के बस गई है तो दूसरी कहानी बनेगी, फिर आपको डोमिसाइल लाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, क्या क्या चीज, तो वो अलग कहानी है। जब आप चुनाव सिंबल दे रहे हो, कैंडिडेट फाइनल कर रहे हो, तो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है चुनाव आयोग के पास नॉमिनेशन फाइल करते समय, वो डॉक्यूमेंट आप चेक क्यों नहीं करते? दोनों गठबंधनों के, मतलब उधर जो इंडिया गठबंधन है या जो एनडीए गठबंधन है, दोनों गठबंधनों के प्रत्याशियों के नाम रद्द हुए, कैंसिल हुए हैं, उसकी वजह ये। अब फिर एक बात आती है कि जो, कंटिन्यू करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात है जो आपने अभी कहा कि महिलाओं पे फोकस किया है, जो तेजस्वी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बहुत ऐतिहासिक है, और नीतीश कुमार को बहुत चोट पहुंचाने वाला। नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं की बात करना नहीं भूलते हैं। मैंने भी जब भी बात की है तो महिलाओं का जिक्र किया है कि महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए हैं नीतीश कुमार। जीविका दीदियों को लेकर के 10,000 रुपया जो दिया गया है वो बड़ा सनसनीखेज है और हंगामा मचाया है, और मीडिया मान रहा है कि 10,000 जीविका दीदियों को जो दे दिया गया है तो अब सारे वोट आ जाएंगे एनडीए के पास। इंडिया तो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1,500 दे करके ले लिया, 1,800 रुपया दे करके ले लिया, या कहीं कितना पैसा दे के ले लिया, ये लगातार हुआ है। लेकिन अभी जो कहा है तेजस्वी ने अभी आज, कि जीविका दीदियों की जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, वो बड़ा टेक्निकल है, जिसको नहीं पता है, पत्रकारों को भी देखिए, आप सोशल मीडिया पे चल रहा है 1,44,00,000 है, 1,44,00,000 नौकरी कैसे देंगे? अरे भाई 1,44,00,000 जीविका दीदियां हैं, लेकिन सीएम जो होती हैं उनके ऊपर के ऊपर का पोस्ट है, और सीएम जो है 1.25 के करीब सीएम है मात्र। 1,25,44,00,000 जो जीविका दीदियां हैं उनके सीएम 1,20,000 या 25,000, 1.25 लाख। तो 1.25 लाख को नौकरी देने में क्या दिक्कत है? 30,000 रुपये महीना
5.5 लाख नौकरी तो दी। नीतीश कुमार ने कहा था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, लेकिन जब नीतीश कुमार साथ आए आरजेडी के तो 5.5 लाख नौकरी तो दे दी। तो वो जीविका दीदियों, अब जीविका दीदियां बीजेपी के लिए या कहिए कि जनता दल के लिए, खासकर नीतीश कुमार के लिए जीविका दीदियां बड़ी ताकत है। आप उनके चुनाव प्रचार में देखिए, रैली जहां होती है गाड़ियों में भर के जीविका दीदियां ली जाती। तो कम से कम इस मोर्चे पर जहां नीतीश 10,000 के जरिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 के जरिए जीविका दीदियों को साधने की कोशिश कर रहे थे, अब आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे 10,000 के बदले जो है 30,000 रुपए सैलरी प्रति माह का वादा कर दिया है। उसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। 1 मिनट दीजिए। 10,000 जो उन्होंने दिए हैं, जो 1,84 लाख दीदियां हैं, उनमें से 1,15-16 लाख के आसपास को पैसा मिला है, ठीक है ना? सबको मिला है जितना जीविका दीदी से कंसर्न रखते। उसमें से 20-25 लाख लोगों को, शायद 20-25 लाख लोगों को नहीं मिला है। उसमें आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह, ठीक है। यानी कि तेजस्वी का पलड़ा अगर जीविका, लेकिन तेजस्वी जो कह रहे हैं वो सीएम के लिए बात कर रहे हैं। जो सीएम है उसका एक और जो उन्होंने घोषणा की है कि जो लोन है 30% महिलाएं बताई जाती है कि वो लोन से पीड़ित है, जो जीविका दीदियां हैं, उसका अलग चक्रव्यूह बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा, विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा, उससे बचा। हाँ, तो उसका इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट जो है उसमें 2 तरह के इंटरेस्ट रेट है। एक तो जो है सरकारी बैंकों से जो लोन लेते हैं वो अलग है, और एक जो और फाइनेंसिंग बैंक है, छोटे छोटे बैंक है जिनसे लोन दिलाया जाता है, वो बड़ा चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह में महिलाओं को किस तरह से फंसाया गया, ये एक अलग कहानी है, जो तेजस्वी बात अभी नहीं कर रहा है। पता नहीं कब बात करेंगे। जी ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रोफेसर गुरमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात हो रही है महागठबंधन की और एनडीए गठबंधन की, कि दोनों गठबंधनों में से किसका पलड़ा इस वक्त, जब बात हम 22 अक्टूबर के दिन कर रहे हैं, तो किसका भारी दिख रहा है, क्योंकि तनातनी दोनों ही गठबंधन में नजर आती रही है। बल्कि 5 सालों का अगर शासन देखा जाए प्रदेश में किस तरीके का रहा है, तो जेडीयू कभी इंडिया गठबंधन के साथ सत्ता संभालती नजर आती है, तो कभी एनडीए गठबंधन के साथ नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बेशक जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी है, अगर विपक्ष संयुक्त रूप से नजर नहीं आएगा तो विपक्ष को हार की जो आशंका है वो और परेशान कर सकती है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। प्रोफेसर गुरमीत के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। प्रोफेसर गुरमीत, क्या आपको भी लगता है कि महिलाओं पर जिस तरीके से साधने की, उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, जो कि ये कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक बनी रही, और नीतीश ने बहुत सारे ऐसे जो योजनाएं हैं वो लाए महिलाओं के कल्याण के लिए। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि महागठबंधन में जो तनाव है वो अगर साइड रख दिया जाए तो तेजस्वी ठीक ठाक तरीके से प्रदेश में महागठबंधन की लीडरशिप का या फिर जो नेतृत्व है वो कर पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 20 साल से नीतीश जी वहां पर हैं, लगातार। बीच में उन्होंने पार्टनर जरूर बदले, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहे। और शराबबंदी की अगर मैं बात करूं तो वो महिलाओं, जहां भी हरियाणा में भी जब बंसीलाल जी ने की थी, हालांकि यहाँ जल्दी हटानी पड़ी। और उस समय मुख्य जो उद्देश्य होता है, जो टारगेट होता है, वो ये कहा जाता है कि महिलाओं को उससे राहत मिलती है, क्योंकि महिलाओं को उस चीज का ज्यादा भुगतना पड़ता है खामियाजा, जब पुरुष हैं या घर के परिवार के जो मुखिया हैं वो शराब के उसमें पड़ते हैं, तो वो पैसे की बर्बादी भी करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। तो इस तरह से ये महिलाओं के ही दृष्टिगत निर्णय या उसको उस वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। अब तो बल्कि जहां तक अगर मैं सही हूँ तो अपने प्रशांत किशोर जी तो लगातार ये बोल भी रहे हैं कि शराबबंदी का उस तरीके से लाभ नहीं हुआ है जी। और जहां तक डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात है, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, सभी जगहों पर किसी न किसी नाम से, इवन हरियाणा हो, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले पिछले वर्ष हरियाणा में वादा किया था, जो अब शुरुआत की है उसकी कुछ कंडीशंस के साथ। तो वो डायरेक्ट बेनिफिट देने की जो बात है वो महिलाओं को विशेष तौर पर, वो भी एक ये अनुभव रहा है कि उससे लाभ
हुआ है या उससे जो सरकारें हैं उनको रिपीट करने में फायदा हुआ है जी। तो इस करके इस बार भी बिहार में भी अब चुनाव में मुश्किल से आप देखिए, आज से अगर आप काउंट करें तो 20-22 दिन में नतीजा हमारे सामने होगा। तो वो महिलाओं पर फोकस करके, क्योंकि वैसे भी तेजस्वी यादव ने पिछली बार भी नौकरियों को लेकर एक विशेष बात रखी थी या उस मुद्दे को एक प्रमुखता प्रदान की थी, और इस बार फिर उन्होंने नौकरियों का एक अलग तरीके से कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने वो मुद्दा सामने रख दिया है। तो देखना अब यही है कि कौन सी पार्टी कितना कन्विंस कर पाती है। जहाँ तक गठबंधन की बात है, अभी सर हमारे गांठ का बहुत विश्लेषण उन्होंने किया, धनंजय सर ने, कि गांठ जो है वो किस तरह से बांधनी चाहिए, लेकिन वो जेएमएम वाली गांठ तो खुली गई, वो तो निकल ही गई। उन्होंने तो कह ही दिया कि भाई हम बिहार चुनाव से बाहर हैं, जबकि पड़ोसी राज्य हैं, और ना सिर्फ पड़ोसी राज्य हैं बल्कि वहां पर सत्ता में भी। और पहले बिहार का अंग ही हुआ करता था, हम जानते ही हैं झारखंड। तो उस दृष्टि से एक सांकेतिक तौर पर देखेंगे। ये अलग बात है कि बिहार में उनका आधार था या नहीं था, क्योंकि देखिए इस बार कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि दो पार्टियों का अलायंस। कई बार क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और जगह होते, महाराष्ट्र में लंबे समय तक मुख्य तौर पर दो ही पार्टी। अब यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में, एनडीए में भी खूब सारे पार्टनर हैं, इनमें भी खूब सारे पार्टनर, वो तो बल्कि 5 पांडव बता रहे हैं अपने आप को, है ना। तो इधर भी ये वीआईपी पार्टी शुरू में तो नाम से ही बड़ा लोगों को, और हम लोग यहाँ बैठ के आकर्षण होता था कि अच्छा वीआईपी पार्टी है, क्योंकि आमतौर पर तो लोग जनता आम जनता ये वाली बात करते। तो खैर वो विकासशील इंसान पार्टी जो, तो वो दोनों ही गठबंधनों में बहुत सारे पार्टनर हैं, तो दो लोगों के बीच गांठ नहीं है। जो शादी वाली बात होती है ना, वो तो दो लोगों के बीच होती है, दो गांठ जो होती है इसमें, क्योंकि कई सारे 4-5 इकट्ठे गांठ बांधनी है तो नेचुरली मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन महागठबंधन में जैसे सबको मालूम है, हालांकि मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं हो रही है दोनों तरफ से, और शायद एनडीए में ज्यादा कंफ्यूजन है मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पर तो काफी हद तक ये क्लियर ही है, क्योंकि देखिए जो वेरिएशन भी आप देखिए, जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें कांग्रेस की तुलना में लगभग 3 गुना सीट जो है वो आरजेडी लड़ रही, जबकि वहां पर बराबर है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। तो यहाँ तो उसको लेके, और अभी समझ राजद में तो कोई वो है नहीं कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई व्यक्ति आ सकता है सामने या इस प्रकार के, तो तेजस्वी यादव के लिए ये तो फिर इस मनमुटाव के लिए क्या फिर कांग्रेस कसूरवार है या जिम्मेदार है? अब कांग्रेस का ऐसा जी हर जगह, अब अशोक गहलोत को भेजा है वहां, अशोक गहलोत अपना तो 5 साल तक गुटबाजी दूर नहीं कर पाए। तो जब राजस्थान में सरकार में थे, आप जानते हैं कितने तमाशे हो रहे थे। तो अब राहुल गांधी का खुद कब वो जाएंगे, कब वो कैंपेन, क्योंकि देखिए उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दी है, मोदी जी की संभवतः रैली परसों है बिहार में, उससे पहले भी वो जा चुके हैं, लेकिन अब नामांकन का काम लगभग पूर्ण हो गया है सभी, दोनों चरणों में। आप जानते हैं चुनाव है तो दोनों चरणों में शायद विड्रॉल का कुछ डेट है, वैसे तो पूरी हो चुकी है। तो जैसे सर कह रहे थे वो बात सही है, फ्रेंडली वाली, कि कई बार उसके पीछे स्ट्रेटजी भी होती है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि जो आदमी यहाँ बैठा है, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ या पूरे देश की नजर है बिहार पे, वो लोग उस बारीकी को तो तभी आप समझ सकते हो जब वो हर सीट का इक्वेशन आपको पता हो। जी विधानसभा कमोबेश बाहर जो मैसेज जाता है वो तो यही जा रहा है, भाई गठबंधन में बात नहीं बनी, 11 सीटों पे दो लोग चुनाव। सिमिलरली मैंने कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा की 1-2 दिन से चर्चा हो रही है। तो बाहर अब वहां पे स्ट्रेटजी जैसे मैंने बताया ना, अभी अब आज प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि उनके लोगों को बिठा दिया गया जबरदस्ती करके और ये करके, तो वो भी इस चुनाव में एक नया एंगल प्रशांत किशोर ने तो डाल ही दिया है, और कुछ नहीं तो मीडिया के लिए खबरों में, और तमाम एग्रेसिवनेस तो उनमें बहुत कमाल की है। वो तो कई बार उनके इंटरव्यू सुनो तो वो तो ऐसा बोल रहे होते हैं कि जैसे जनता की जिम्मेदारी है उनको सत्ता में लाना, नहीं तो जनता गलती करेगी बहुत बड़ी। तो बहुत एग्रेसिव है, इंटरव्यू वाले करने वालों को भी बड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन नो डाउट इसका श्रेय उन्हें आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने बिहार के उसमें चुनाव में अपनी एक उपस्थिति तो दर्ज कराई रखी है, कम से कम जो कैंपेन में नजर आ रहा है या प्री कैंपेन में प्रोफेसर गुरमीत, मुझे लगता है कि मनी पावर जो है ज्यादा उनके लिए, बल्कि वो रणनीतिकार है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, और कहीं ना कहीं पैसे का खेल ज्यादा है कि वो ज्यादा स्क्रीन पर नजर आते हैं। धरातल पर जमीनी हकीकत में वो कितने लोगों के बीच लोकप्रिय या फिर अपनी पैठ बना पाए हैं, ये एक सवाल तो खैर बना हुआ है। जी
देखिए पॉलिटिशियन तो इस देश में इक्का दुक्का ही कोई बिरला होगा जो नहीं है, बाकी सारे ही पॉलिटिशियन है। तो ये तो कहला, इससे तो मैं सहमत हूँ। और जो व्यक्ति पॉलिटिकल रणनीतिकार है वो तो पॉलिटिशियन से भी बड़ा पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियंस को भी चला जाता है। तो इसलिए वो बात तो नहीं है। पॉलिटिशियन तो वो हैं मुझे लगता है, और वो अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 साल वहां जी से बिल्कुल। मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक है, मैं अपनी बात रखना हालांकि खुद वो चुनाव कि नहीं मुझे उतरे, लगता है खुद कि चुनाव मैदान में नहीं जनता से जो कनेक्शन है वो एक राजनेता ही स्थापित कर पाता है, रणनीतिकार शायद नहीं कर पाता। अगर ये मेरा जो है जो ऑब्जर्वेशन नहीं, लेकिन अभी वो 3 साल से तो ट्रेवल कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है, हम और आप, हम तो बहुत दूर बैठे हैं। ये चीजें जो लोग ग्राउंड पे हैं उन लोगों को ज्यादा पल्स वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन बिहार के भी कुछ लोगों से जैसे बात होती है तो वो ये जरूर मानते हैं कि उन्होंने कुछ एंगल इसमें पैदा कर दिया। और अब वो खुद भी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 3 साल से वहां पर एक्टिव हैं पिछले। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अब ये पता लगे। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोण जरूर महागठबंधन और एनडीए के बीच में प्रशांत किशोर ने भी इस बार एक कोण पैदा किया है। अब वो कितनी सीटों तक जाता है, मिलती भी है कि नहीं मिलती है, क्या होता है नहीं होता है। अभी तो जो पहली जो शुरुआती झलक है वो तो यही आई है कि भाई वो कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को नामांकन विड्रॉ के लिए दबाव बना के वापस करवा लिया गया। अब वो अपने आप में समझ में आने वाली बात नहीं है। फिर आपने कैंडिडेट दिए कैसे जो जबरदस्ती साइन हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। रिजेक्ट में तो जैसे अभी आपने भी एक जिक्र किया केस का कि रिजेक्ट हो गया, कास्ट वाला जो भी बात चल रही थी, तो वो तो चलो फिर भी इलेक्शन कमीशन पे आप वो कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये कहना कि दबाव में कैंडिडेट ने मैदान छोड़ दिया या वो नॉमिनेशन विड्रॉ भरने ही नहीं गया, ये तो अभी थोड़ा सा गले उतरने वाली बात उतनी नहीं है। तो नेचुरली अभी बहुत सारी चीजें मैदान में होने के बाद, कई बार जैसे अभी सर बता रहे थे, कई बार नामांकन पत्र दाखिल हो जाने के बाद भी कैंडिडेट गायब हो जाता है, या उसके बाद भी तकनीकी दृष्टि से तो विड्रॉल अगर नहीं हुआ तो मैदान में बना रहेगा, उसका पर्चे में नाम तो, पर्चा तो नहीं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में तो उसमें फीड हो जाएगा नाम, वो नहीं हट सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बैठ जाते हैं, जिसे बोलते हैं चुनाव में बैठ जाना, वो उसके हक में बैठ गया, वो उसके हक में बैठ गया। तो इस तरह की चीजें अभी आगे और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। मुद्दा यही है कि नीतीश कुमार जी का, उन्होंने कार्ड इमोशनल चल दिया है। उन्होंने ये आखिरी चुनाव वाली बात बिहार में चला दी, और कहीं मैं उनका भाषण सुन रहा था जिसमें शायद वो कह रहे थे अंत भला तो सब भला टाइप, इस तरह की बात भी वो कर रहे थे। तो वो अब उसमें कितना बिहार का जो वोटर है वो कितना इसमें आ पाता है। अच्छा, जो प्रशांत जी वाली आप बात कह रहे थे बीच में, उन्होंने करप्शन का भी मुद्दा काफी जोर शोर से उठाने की कोशिश की थी, आपको मालूम ही है, कुछ मंत्रियों के खिलाफ, और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। तो वो इस बार चुनाव में थोड़ा सा ये एक तीसरा कोण है, क्योंकि पहले जो थे चुनाव, मैंने जैसे पहले ही बताया कि बिहार में तो पूरे पूरे पार्टनर ही बदल जाते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग बीच बीच में ये संभावनाएं जताते थे कि कोई बड़ी बात नहीं कि क्या हो जाए, क्योंकि नीतीश जी हो सकता है कहाँ किसके साथ चले जाएं। तो लेकिन अब देखना होगा, आखिरी चुनाव का उन्होंने बात करी है, और अभी भी उनकी, आप जानते हैं पीछे तो बहुत ज्यादा, अभी तो खैर वो रैली कर रहे हैं, लेकिन पीछे तो उनकी सेहत का भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी कल ही मैं देख रहा था कि कोई रैली में उन्होंने माला पहना दी या कुछ ऐसा कर दिया कि उम्मीदवार को, महिला को, जिसको आरजेडी ने टैग किया, तेजस्वी यादव ने टैग किया, और फिर से जो है उनकी मानसिक सेहत को लेकर सवाल उठने लगे। एक ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि धनंजय जी से समझा जाए कि नीतीश कुमार अगर ये कहकर चुनावी जनसभाओं में उतर रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, तो क्या नीतीश को सहानुभूति मिल सकती है, या जिस तरीके से उनकी छवि बनाने की कोशिश की गई विपक्षियों की तरफ से, विरोधियों की तरफ से, और खुद जब बीजेपी भी विरोध में थी तब जिस तरीके से उनको कहा गया कि पलटू बाबू, अमित शाह के रैली के जरिए भी ये बातें कही गई, तो क्या अब ये पैतरा जो नीतीश ने खेला है उसका फायदा मिल पाएगा, या फिर पलटू राम और मुख्यमंत्री फिर भी वो अपने को इस रेस में आगे दिखा रहे हैं? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों को, और सीधे चलते हैं धनंजय जी के पास। धनंजय जी, एक जो उलझन है वो ये है कि नीतीश की पार्टी जदयू और बीजेपी, इसमें भी अविश्वास की बातें सामने समय समय पर आती रही हैं। ऐसे में नीतीश जब कहते हैं कि आखिरी चुनाव है,
तो फिर ये बीजेपी के वोट बैंक को क्या मैसेज देता है, आरजेडी के वोट बैंक को क्या मैसेज देता है? थोड़ी सी स्थिति में चाहती हूँ कि आप थोड़ी स्पष्ट रखें अपने दर्शकों के लिए, कुछ स्पष्ट हो सके कि सत्ता में और विपक्ष में नीतीश जब केंद्र में आ जाते हैं तो दोनों ही गठबंधन के लिए इसे कैसे देखा जाना चाहिए? सबसे पहले तो गुरमीत भाई ने वहां से बैठ करके, चंडीगढ़ से बैठ करके ऐसा बोला उन्होंने जैसे लगता है कि बिहार में बैठे हुए और घूमते रहते हैं। बहुत बढ़िया आपने बोला गुरमीत भाई, बहुत ही मतलब शानदार। चंडीगढ़ से आपने वो समीक्षा कर दी है, वो कौन बड़ा बढ़िया आपने लिया कि जेएमएम तो खुल गया ना, बिल्कुल सही है। और मैं इसमें नीतीश कुमार वाले प्रसंग में बताऊं, आखिरी इलेक्शन बोले या ना बोले ये सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि दो तरह से चीजों को देखिए। एक देखिए कि नीतीश कुमार जो अब तक बिहार में रहे, उनको इस तरह से देखा जाता है कि बीजेपी भले उनके साथ रही, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपने शासित प्रदेशों में हिंदूकरण कर रहा है या हिंदुत्ववादी चेहरों को जिस तरह से उभार रहा है, बिहार में उभरने नहीं दिया जी। ये एक बड़ी चीज मानी जाती है। बीजेपी को वहां कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं उस तरीके से। 2000 फिर एक देखिए कि 2020 में नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी ने धोखा किया, वो भी नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री बनाया, क्यों बनाया ये भी गुरमीत भाई ने बता दिया कि गठबंधन ही बदल लेते हैं। वो लोग तो जो है पार्टी बदलते हैं, वो गठबंधन बदलते हैं, और वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं, विपक्ष बदल देते हैं। बोले अब आप विपक्ष में बैठ जाइए, इनको इधर आने दीजिए, सत्ता पक्ष में आ जाने दीजिए। तो ये नीतीश कुमार की अपनी कलाकारी है। वो कलाकारी अभी खत्म नहीं हुई है ना, वो कलाकारी अभी भी है। जो अंदेशा जता रहे हैं या संभावना जता रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है। और जो बीजेपी ने कहा था या अमित शाह जी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम हम नहीं करेंगे, गठबंधन के दल बैठेंगे और विधायक दल तय करेगा कौन होंगे मुख्यमंत्री, तो ये बिहार में इसका बड़ा रिएक्शन हुआ, नेशनल मीडिया में भी रिएक्शन हुआ और बिहार में हुआ कि अब लगता है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनने देगी। और ये बीजेपी के खिलाफ जाता है। बीजेपी के खिलाफ इसलिए जाता है कि नीतीश कुमार का महत्व है या नहीं है, हम विश्लेषण करें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को हम आपके सामने रख दें कि नीतीश कुमार को छोड़ने का रिस्क बीजेपी नहीं ले पा रही। जब नीतीश कुमार ने कहा कि ये 5 सीटें मेरी हैं, कैसे बंटवारा करके आ गया और ले ली चिराग पासवान वाली 2 बीजेपी की सीटें भी ले ली, तो किसी ने चू तक नहीं किया, ना चिराग पासवान कुछ बोले ना अमित शाह कुछ बोले। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार की जो महत्व है एनडीए गठबंधन में सर्वोपरि। जी। अब बात आती है कि बिहार की जनता किस तरह से ले रही है नीतीश कुमार। आखिरी चुनाव से संवेदना जमती है या क्या, तो नीतीश कुमार के लिए वहां के लोगों को लग रहा है ये बहुत हो गया, बुजुर्ग हो गए, आने दीजिए नए आदमी को। आप याद दीजिए हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हम कहते हैं अरे बाबा हो गया ना, अब कितना रहिएगा, अब बेटा बड़ा हो गया उसको दीजिए चाबी संभालने दीजिए, बहू को, सास को भी कहते हैं लोग। तो वही भाव बिहार में भी है। लेकिन एक डर जो क्रिएट करते हैं, और मीडिया जानते हैं किसके हवाले है, जो प्रशांत किशोर जी का जिक्र किया, प्रशांत किशोर जी का जिक्र किया, मीडिया का बड़ा रोल होता है नेहा जी, नैरेटिव करने, और बिहार में भी नैरेटिव करने में मीडिया का बड़ा रोल है। क्योंकि आप किसी आदमी से, कितने आदमी से मिलिएगा, ये वहां अगर 7.5 करोड़ वोटर है, 7.5 करोड़ वोटर से जाके मिलिएगा, कोई मिल सकेगा? तो आप किससे मिलते हो? तो आपको मीडिया बताता है, अखबार पढ़ते हो, चैनल देखते हो, यूट्यूब देखते हो, और सब जगह अपनी अपनी नैरेटिव चल रहा है, सब तर्क है। तो हर कोई तर्क के हिसाब से तय करता है या अपनी भावना के अनुसार। समझिए मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे लगता है बीजेपी आ जाना चाहिए, ब्राह्मणवादी है, ये लोग तो जो है वो कहते हैं आरक्षण होना चाहिए, ये लोग कहते हैं कि पिछड़ा राज होना चाहिए, ये गड़बड़ है। तो नीतीश कुमार का जो, क्षमा करेंगे, नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो पिछड़ावाद या कहिए कि सामाजिक न्याय, ये वाला चेहरा है। और उनके जो उन्होंने अपने सीटें दी है लोगों को, उसमें भी गौर कीजिएगा कि 22 सवर्ण दिए हैं 101 में से, बाकी सारे जो है वो बैकवर्ड क्लास हैं, वो दलित हैं, वो मुस्लिम भी। बीजेपी ने मुसलमानों को कहीं टिकट नहीं दिया, लेकिन जेडीयू ने 4 मुस्लिम को भी टिकट दिया। माना यह गया है कि पिछले बार चुनाव में 2020 में 10 टिकट दिए थे मुस्लिमों को, या साढ़े 11, उसमें से कोई जीत नहीं पाए, मतलब मुस्लिम वोट
शिफ्ट हो गए हैं कंप्लीटली, नीतीश कुमार को नहीं पढ़ते हैं, ये मान लिया गया है। लेकिन बहुत सारे मुस्लिमों को लगता है कि उन्होंने काम किए हमारे लिए, इसलिए 2-4-5% मुस्लिम वोट आते, भले कैंडिडेट न जीत पाए। अब फिर बात आती है कि नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए किया है या जिस तरह का शासन डाल रहा है, करप्शन, देखिए करप्शन इस देश में हमारी रगों में बैठ गया है, कोई प्रदेश नहीं है जहां करप्शन नहीं जी। और करप्शन हम खुद भी बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमको भी लगता है कि कौन इतना उधर जाएगा, लो यार पैसा दो छुट्टी कर, हम भी करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है, हम लड़ाई लड़ते हैं, हम भी करते हैं, मतलब मैंने किसी को घूस नहीं दी है, लेकिन मुझसे काम नहीं हुआ तो भाई को मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि मेरा चेहरा देख के बोल देंगे कि नहीं, हाँ सर चाय, हमको अफसर चाय पिला देता है गुरमीत भाई, हमको वो दरवाजे तक छोड़ने भी आता है, लेकिन मेरा काम वो नहीं करता है। और जो हमारे गांव के लोग हैं बताते हैं भैया आपसे नहीं होगा, आपसे डर लगता है लोगों को। मैं तो कोई तलवार लेके घूमता नहीं, मैं बंदूक लेके भी नहीं घूमता। तो करप्शन है और करप्शन को सामाजिक मान्यता मिली हुई, इसलिए करप्शन पे कोई बात करके कोई मतलब नहीं। कितना करप्शन, मोदी जी तो करप्शन के लिए आए थे, लेकिन क्या करप्शन, तो वॉशिंग मशीन खोल दी उन्होंने कि करप्शन करो और इधर आ जाओ, धुल जाओगे। देखो अब एकदम ईमानदार आदमी हो। करप्शन का एक नया चेहरा आ गया है, लोकपाल जो हैं अब अपने लिए BMW कार्स ऑर्डर कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार से निपटने वाली जो संस्था है वो इस तरीके का जो है अपना चेहरा दिखा रही है, तो ये भारत में करप्शन का हाल है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं धनंजय। बिल्कुल। तो अब जो बात है कि नीतीश कुमार को, देखिए नीतीश कुमार का वजन तो कम हुआ, इससे इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं इनकार कर सकता। नीतीश कुमार का वजन कम हुआ है, उनकी लोकप्रियता कम हुई है, लोग कह रहे हैं अरे यार जाइए यार, लेकिन एक डर है जो नीतीश कुमार को पकड़ा हुआ है, जो बचाया हुआ है, वो डर है कहीं बीजेपी तो नहीं आ जाए, कहीं आरजेडी तो नहीं आ जाए। ये दोनों तरफ से डर है, जान लीजिए, और यही प्ले करते रहे नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति यही है कि जो आरजेडी के शासन के वजह से जो सदमे में है, जो नहीं चाहते हैं कि आरजेडी का जो जंगल राज का जो छाप है वो जो जुड़ा हुआ है, जो नहीं चाहता इस वजह से कि आरजेडी आए, और जो नहीं चाहता है कि बीजेपी का जो है सामंतवादी जो है शासन आए, वो जदयू को जो है खड़ा रखने में मदद करेगा। नीतीश कुमार की उपयोगिता वहां है, उत्तर प्रदेश बहुत दूर नहीं है ना, उत्तर प्रदेश तो बगल में और पूरा पूर्वांचल बिहार से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये बिहार के लोग देख रहे हैं, और आपको पता है कि बिहार जो है बहुत जमाने से सामाजिक न्याय वाले ट्रेंड पे है, रास्ते पर है। उत्तर प्रदेश तो नहीं आ पाया उस तरीके से, लेकिन बिहार सामाजिक न्याय या कहिए पिछड़ावाद या कहिए गैर सवर्णवाद राजनीति वहां अभी हाल में ही देखिए तो 35 साल से तो वही चल रहा है। फिर देखिए कि आप जो है उसके पहले गुरमीत भाई बढ़िया जानते हैं इस बात को, और जो आपके दर्शक थोड़ी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं कि 1960 के दौर से, और मैं पीछे कर दूं 1929 में जब त्रिवेणी संघ वगैरह बना और किस किस तरह से लड़ाई हुई बिहार की, अगर याद कीजिए जनेऊ का बहिष्कार हुआ, जनेऊ का फलाना हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, उसके लिए बहुत सारे लोग मारे गए, हिंसा हुई। तो आजादी के पहले से वह सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही, और ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ वहां लोग लड़ रहे हैं। जातीय सेनाएं वहां बिहार में ज्यादा क्यों बनी, वो भी इसीलिए बनी कि लड़ाई लड़ना था, रिटेलिएशन वहां बिहार में बहुत है। तो अब दो धड़े जो है, एक बीजेपी आ जाएगा तो क्या होगा, एक जो है आरजेडी आ जाएगा तो क्या होगा, और नीतीश कुमार को लोगों ने देखा है। अब देखिए वही जो अवगुण है पलटू राम वाला, वही उनका सबसे बड़ा गुण बन गया इस चुनाव, कि दोनों को लग रहा है कि अरे यार इनको रहने दो, यही सही है। तो ये क्लासिक राजनीति के लिए गुरमीत भाई, ये अपने आप में राजनीति के विद्यार्थियों के लिए रिसर्च का सब्जेक्ट है। नीतीश कुमार एक कैरेक्टर है जिनको रीड करना चाहिए कि राजनीति कैसे की जाती है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। जी धनंजय जी, क्या फिर ऐसा है कि फ्रेंडली फाइट ना हो जाए कहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच में, ये भी कुछ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी तो साफ और अमित शाह कह चुके हैं 101 सीटों पर आ गए, जदयू में 2 फाड़ है, नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। तो ये परिस्थितियां, और जिस तरीके से तेजस्वी अब कांग्रेस को भी इग्नोर करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी शायद बिहार में फ्रेंडली फाइट करती हुई नजर आ सकती है। एक ब्रेक लेती हूँ, गुरमीत जी से जरूर मैं इसका उत्तर लूंगी, धनंजय जी आपसे भी उत्तर जरूर लूंगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ।
फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं कि क्या ये बिहार के विधानसभा चुनाव की एक दिलचस्प स्थिति नज़र आती है प्रोफेसर गुरमीत, जहां पर शासन में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश रहते हैं लेकिन गठबंधन बदल जाता है। और धनंजय जी ने तो साफ कह दिया है कि नीतीश जी का जो अवगुण बताया जाता रहा है वही उनके लिए सबसे बड़ा गुण शायद इन विधानसभा चुनाव में बन जाए। गुरमीत सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि एक खेल होता है चुनाव से पहले, चुनाव तक, और एक दूसरा खेल होता है चुनाव के बाद जी। तो जो दूसरा खेल होता है वो भी बहुत कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस दिन वोट गिर जाते हैं, काउंटिंग से भी पहले, 3 दिन का ही अंतर है, वैसे ज्यादा तो है नहीं, उस समय असली खेल शुरू होगा। और उसमें जो आप कह रही कि फ्रेंडली मैच होगा, मैं अभी फिलहाल ये नहीं मानता कि आरजेडी और नीतीश जी का कोई फ्रेंडली मैच चुनाव में होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब इतने परिपक्व हो चुके हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं कि इस बार वो अपने लिए अवसर तलाशे रहे होंगे। तो वो पहली कोशिश तो उनकी यही होगी कि उनको किसी तरह से इतने नंबर ऑफ सीट्स आए। ये इस प्रकार की गलती वो शायद नहीं करेंगे कि कुछ जगहों पर वो करें, क्योंकि कई स्टेट्स में आपने देखा, हम लोग तो हरियाणा में ज्यादा पास हैं तो यहाँ के एग्जांपल ज्यादा देते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने आती आत्मविश्वास में सोचा कि कुछ जगह हरवा दो, ज्यादा मेजोरिटी ना आ जाए, नहीं तो हाईकमान अपना बंदा ना बना दे। और उस चक्कर में क्या हुआ वो लोगों ने देखा। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी इस चुनाव में कोई ऐसा चांस लेंगे। वो जो खेल है जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जो नामुमकिन नहीं है, और नीतीश जी को निश्चित ही, जैसे इन्होंने कहा कि ये श्रेय देना पड़ेगा कि वो जो सो कॉल्ड चाणक्य हैं उन पे भारी ही पड़े हैं अभी तक, आधुनिक युग के जो चाणक्य बताए जाते हैं। तो वो उन्होंने जो जिस तरीके से अपना कुर्सी बरकरार रखी, और ना सिर्फ बरकरार रखी, अपने सारे पत्ते इस तरह से खेले कि कई बार जो है वो तमाम तंत्र मंत्र के होते हुए भी उनकी जो स्थिति है वो कमजोर नहीं हो पाई। इस चुनाव में बस फर्क वही है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि क्योंकि जो पिछले काफी समय से सेहत को लेकर या कुछ जगहों पर वाकई में जिस प्रकार से रैली में, सार्वजनिक मंचों पर जो उनका वो रहा, उसको देख के सबको थोड़ा सा अटपटा लगता रहा। और अभी भी आपके अभी दिख रहा है वो संजय झा उनको कह रहे हैं कि हाथ में आप हाँ, माला पहनाइए, लेकिन वो इस पर जो है आपत्ति हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन ये है कि चलिए हमारी परंपरा है जो भी, उस हिसाब से अब चुनाव में तो हर बात मुद्दा बन जाता है। बट इसके अलावा भी कुछ जगहों पर ऐसा पहले हुआ कि वहां पर ऐसा लगा कि वो बोलते समय या राष्ट्रगान वगैरह के समय कुछ ऐसी चीजें हुई, तो वो एक एंगल है। लेकिन शायद उस एंगल की भरपाई वो तो उसकी वजह से, जैसे उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो चुका है, या चलो अब आप जो है इतने साल रह लिए और आप दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, तो वो वाली बात लोगों में हो सकती है। लेकिन अब वही बात है कि दोनों तरफ है। एक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वोटर इमोशनल भी होता है, वो मुद्दों से ज्यादा करप्शन का तो अभी उन्होंने बताया ही कि लोगों ने उसको एक तरह से सिस्टम का वही समझ लिया है, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह या इस तरह की चीजों पे जरूर होता है, लेकिन उसमें भी जैसे मैंने बताया कई बार जो है वो जनता एंड में आके जो भावुक मुद्दे हैं उन पे ज्यादा चलती रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उसमें अब उनका अगर चुनाव वाला मुद्दा है, और फिर गठबंधन में कितनी तालमेल रहती है, मतलब कई जगह छोटे छोटे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी होते हैं जो चुनाव में फर्क डालते हैं। तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन निश्चित ही नीतीश कुमार जी का मेन प्लेयर वो आज हैं इस चुनाव में भी, और उनको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और उनके आसपास ये चुनाव घूमेगा अगले 20 दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा। लेकिन और ये बात इन्होंने बहुत मार्के की कही है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार, देखिए एक बात तो साफ समझ लीजिए, जो भी कॉम्बिनेशन बने हो ना बने हो, आज तो केंद्र की सरकार में भी नीतीश कुमार की भूमिका है। लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जो इक्वेशन है वो कतई ठीक नहीं रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने वहां पोस्टर में उनकी फोटो नहीं लगाई। मुझे याद है इधर लुधियाना में एक रैली हुई थी, एक मंच पे एनडीए के पार्टनर आए थे, उसमें भी उसकी भी बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि उसमें हाथ वगैरह नहीं पकड़ा उन्होंने, इस तरह से काफी। तो वो है, बाकी चीजें जो है वो बिहार को ठीक है, वो वहां पर इक्वेशन चेंज होती रही और बार बार नीतीश जी आते रहे जाते रहे, लेकिन
एक जो जिसे हम कहते हैं कि सहज इलाई के तौर पे तो वो नहीं है, तो उस दृष्टि से उनका उन्हें लाभ भी है, जो अभी उन्होंने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो उस तरह से वहां लागू नहीं हो पाए। वैसे भी हम जानते हैं कि आप चाहे डिप्टी सीएम बना लो चाहे जो बना लो, स्टेट में सीएम ही होता है जिसकी रेट चलती है। तो वो लेकिन नीतीश जी को इस बात का मलाल रहा है कि कभी भी उनको जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वो हमेशा गठबंधन के ही मुख्यमंत्री बने रहे और इसीलिए कई मुद्दों पर जो है अब जो उसके चांसेस तो अभी भी नहीं, 101 सीट से तो बहुमत अगर सारी चीज है तो भी नहीं, जब बिल्कुल सीट ही 101 बिल्कुल। लड़ मैं रहा है धनंजय जी तो से वो जो है जी बिल्कुल जाते जाते ये टिप्पणी जरूर लेना चाहती हूँ। धनंजय जी, ऐसे में तो बीजेपी बेशक सबसे बड़े प्लेयर नीतीश दिख रहे हैं या फिर अपने आप को उस जगह पर बना पाने में अब तक तो सक्सेसफुल दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या सबसे बड़ी प्लेयर नहीं दिख रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जितनी है वो नीतीश के सर फोड़ी जाए या फिर उनकी पार्टी के सर फोड़ी जाए? क्या एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, बिहार में बीजेपी का कोई स्टेक नहीं, ना वो नारियल फोड़ने के लिए, न घड़ा फोड़ने के लिए उनके पास, दोनों में से कुछ नहीं जी। उनके पास अगर कुछ है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मोदी जी, हिंदू मुसलमान, घुसपैठिया, ये सारे आप देख लीजिए कि वो सारे बिहार में फ्लॉप हो गए। घुसपैठिया नहीं चला, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा, और बिहार में जो चल रहा है वो वही चल रहा है कि बिहार में बीजेपी को सत्ता नहीं मिल रही। बिहार में नीतीश कुमार को हटा नहीं पा रहे हैं। अब हटाने का काम अगर कोई करेगा तो आरजेडी करेगा। बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं हटा सकती जी। अब फिर एक बात आती है, आपने एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि उनको बड़ा मलाल है कि कभी मुझे बहुमत नहीं मिला। 2010 में वो बहुमत के बहुत करीब थे जी। 115 सीट, 110 सीटें उनको आई थी, 115 आई थी एग्जैक्टली, शायद 115 सीटें आई थी जी। तो 10 किसी से ले आते मांग करके तो बहुमत हो जाता उनका। उन्होंने वो किया नहीं, तब तो उन्होंने कहा कि नहीं हम साथी हैं, हम साथ मिलकर के करें। उस तरह की राजनीति उन्होंने की नहीं। बाद में तो चीजें बदलती रही, फिर 2015 का चुनाव के पहले 2013 का चुनाव, फिर 14 का चुनाव, आपको पता है जो नरेंद्र मोदी की बात कही और फिर वो लालू जी की तरफ चले गए, उनके साथ गठबंधन किया और वो राजनीति उन्होंने की कि उनको पता था कि हम अपने दम पर कभी बहुमत नहीं ला सकते। बहुमत कैसे आता है वो सबको पता है, आपको पता, उसको विश्लेषण समय नहीं उतना है जी, जी। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से अगर गड़बड़ होगा तो बीजेपी का जो चरित्र है वो नीतीश कुमार का चरित्र नहीं है, उनकी वो अपब्रिंगिंग वो नहीं, उनका जो चरित्र है वो लालू प्रसाद के पास जो है सामाजिक न्याय या सबको साथ लेके चलने वाली बात या संविधान की बात, ये वाला। तो वो लालू जी के विचार में लालू जी के ज्यादा क्लोज, लेकिन एडजस्टमेंट में वो बीजेपी उनके साथ पीछे खड़ी हो जाती है जी। तो नीतीश जी ने लालू जी को उस समय, आप याद कीजिए 2010 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान मिलाकर के 25 सीट आई थी। लालू प्रसाद यादव खत्म हो गए थे एक तरह से कहिए बिहार, और वापस जब 2015 का चुनाव हुआ तो 80 के करीब पहुंच गए लालू प्रसाद यादव। 71 सीट आई थी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार से भी ज्यादा सीटें लालू प्रसाद को आई और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तेजस्वी, और उसके बाद कई सारी कहानी बदल गई, फिर से आरजेडी फोकस में आई। तो नीतीश कुमार ने उस तरह की राजनीति की कि दोनों को मजबूत, इधर लगा कि गड़बड़ कर रहा है तो इधर उछल करके आ गए, इधर लगा गड़बड़ कर रहा है तो उधर से उछल के चले गए। देखिए ये जनता का बेसिकली नेचर यही है। अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो आप बीजेपी और कांग्रेस में आपको एक को चुनना है, तो कभी आप बीजेपी को चुन लो, कभी आप कांग्रेस को चुन लो। राजस्थान में, ये हरियाणा में क्या करते हैं, या बीजेपी को चुनो या कांग्रेस को चुनो। तो वैसे ही वो उस तरह से खड़ा कर दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए बिहार जो है अभी ऐसे रास्ते पे खड़ा है जहां उसको कोई लहर वाली स्थिति कहीं नहीं, किसी के लिए लहर नहीं, ठीक है, किसी के तहत नेगेटिव लहर भी नहीं है, पॉजिटिव लहर, और एकदम ऐसा लग रहा है नेक टू नेक है। लेकिन अभी जिस तरह से मुद्दों की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, वही मुद्दों की राजनीति तेजस्वी लेकर के आए, और तेजस्वी ने जो अभी कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है जीविका दीदी को लेकर के, वो मास्टर स्ट्रोक। चलिए, मतलब जो चुनावी सर्वे भी ओपिनियन पोल्स में तेजस्वी को जो रेटिंग मिली है, कहीं ना कहीं उसके अनुसार, उस उम्मीदों के अनुसार तेजस्वी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। समय समाप्त हो गया धनंजय जी, अगर एक लाइन और बोल देता हूँ, लास्ट लाइन बोल देता हूँ, वाइंड अप लाइन। जो गुरमीत भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास बहुत ताकत होती है, गुरमीत भाई केवल मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री भी वही है, और गृह मंत्री के पास बहुत ताकत होती है। बिल्कुल, पूरा प्रशासन उसके कब्जे में, तो पूरा प्रशासन नीतीश कुमार के कब्जे में है।
वहां अमित शाह जी या चुनाव आयोग नहीं चलेगा। जी जी। वो चलेगा तो पिट जाएंगे मतलब थप्पड़ नहीं लगेगा, लेकिन फ्लॉप हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी सोशल मीडिया में प्रेजेंट की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है कहानी बिहार के विधानसभा चुनाव की। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ धनंजय सर आपका भी, गुरमीत सर आपका भी बहुत बहुत आभार। स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े आपका फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है, आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुँचा सकते हैं। नमस्कार।